बाह्य प्रजनक या पर परागण को बढ़ावा देने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं? स्वबंध्यता क्या होता है? एक लिंगता, बंध युति, प्रगुणता, भिन्न काल पक्वता, विषमवर्ती काग्र। ये क्या करते हैं? इन लोग बढ़ावा देने वाले उपकरण हैं। स्वबंध्यता क्या होता है? देखो, पहला चीज स्वबंध्यता बोल रहा है। स्व मतलब होता है स्वयं। अगर एक ही पुष्प में क्या होगा, अलग अलग मतलब एक ही पुष्प में परागकण जो वर्तिकाग्र में पहुंच नहीं पाते हैं तो उनमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो ये स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी, तब तो पर परागण की क्रिया होगी ना। इसलिए क्या होगा, स्वबंधता होना आवश्यक। स्वबंधता होता है तो पर परागण की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। एक लिंगता, एक लिंगता का मतलब है कि एक पौधे में एक द्विलिंगी वाले पुष्प में स्वपरागण की क्रिया होगी, लेकिन एक लिंग वाले पुष्पों में पर परागण की क्रिया होगी। तो अगर पुष्प वाले पौधे जो होते हैं, पुष्पीय पौधे जो होते हैं, वो क्या होंगे, एक लिंगी होंगे। मतलब उसमें या तो नर जननांग प्रेजेंट होगा उस पुष्प में, या फिर मादा जननांग प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगिता बोलते हैं। फिर बंधनीय युति, ये क्या होता है कि अगर इसमें क्या होता है, कुछ कारणवश क्या होता है, जो परागकण हैं वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वर्तिकाग्र तक। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या होता है, बंध युति कहते हैं। प्रगुणता, प्रगुणता क्या होता है कि अगर सारे गुणों का विकास अगर एक ही पुष्प में हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी। लेकिन अगर अलग अलग पुष्पों में उनका विकास होगा, वो अलग अलग पुष्पों में मैच्योर होंगे, तो क्या होगा, प्रगुणता की क्रिया होगी, जिससे पर परागण को बढ़ावा मिलेगा। भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल भिन्न मतलब देखो, अगर हम लोग इस छोड़ के देखते हैं तो यहाँ पे पहला दिया है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, आपको पता है कि भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। काल मतलब होता है समय, ठीक है। और पक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी, परिपक्वता, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो भिन्न का मतलब हो गया अलग अलग समय में परिपक्वता। तो जो मादा, अगर एक ही पौधे में जो मादा जननांग है और जो नर जननांग है वो क्या होंगे, अलग अलग समय में परिपक्व होंगे। मतलब एक टाइम में या तो मादा जननांग परिपक्व होगी और दूसरे टाइम में नर जननांग। तो उनमें क्या होगा, निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, पर परागण की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। विषमवर्तिकाग्र, विषमवर्तिकाग्र मतलब जो आपका परागकण है उसके लिए अलग टाइप का वर्तिकाग्र प्रेजेंट हो, जहाँ पे वो परागकण जाना स्वपरागण की क्रिया मतलब अपने से परागण की क्रिया होना पॉसिबल नहीं होता है, उसको बोलते हैं विषमवर्तिकाग्र। मतलब वर्तिकाग्र की जो आकार होती है वो अलग हो जाती है, वहाँ परागण नहीं पहुँच पाता है। इन सारे छयों, देखो हमको कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6, छह जो कारण होते हैं, इनके कारण पर परागण की क्रिया जो होती है वो पॉसिबल होती है, मतलब उनको बढ़ावा मिलता है। क्लियर? आप देखते हैं पर परागण के प्रकार। पर परागण कितने प्रकार का होता है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, आज उनका उसका हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। तो पहला है वायु परागण। वायु परागण यह परागण है जिसमें परागकण जो होता है वो वायु के माध्यम से, देखना अगर आपके आसपास तेज तेज हवा चलती है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उड़ती है। तो हवा के द्वारा ही क्या होता है, उस पुष्प में उपस्थित जो परागकण होता है वो क्या होगा, वो हवा में उड़ेगा, ठीक है। वो हवा में उड़ेगा, फिर वो दूसरे, अब हवा में उड़ता है कोई चीज़ तो फिर वो दूसरे स्थान पर जब हवा बंद होती है तो क्या होता है, दूसरे स्थान पर जाकर रुक जाती है। तो वैसे ही होता है कि जब अगर हवा चलती है एक बार तो जो पहला जो पुष्प होता है उसका जो परागकण होता है वो हवा के माध्यम से इधर उधर होगा, फिर जब हवा रुकेगी तो वो दूसरे स्थान पर पहुँचेगा। तो शायद हो सकता है कि अगर एक पुष्प में 100 परागकण है, 10 है, 15 है, 20 है, अलग अलग संख्या में सब में परागकण उपस्थित होते हैं। तो अगर ये सब उड़ते हैं और पर्टिकुलरली 2 3 4 परागकण भी वर्तिकाग्र तक, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और उस स्थान पे चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वायु के द्वारा होने वाला परागकण, वायु के माध्यम से होने वाला परागण, इसको क्या बोलेंगे, वायु परागण। उदाहरण किसमें कौन कौन से पौधे में होता है, मक्का में होता है, गन्ना में होता है, बांस में होता है एवं घासों में होता है। इन सब पौधों में क्या होती है, वायु परागण की क्रिया संभव होती है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ है जल परागण। जल मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि अगर वायु परागण हो रहा है तो वायु के माध्यम से हो रहा है। जल परागण है जो वो क्या है, जल के माध्यम से हो रहा है।
तो वह परागण जिसमें परागकण जल द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसको क्या बोलेंगे, जल परागण। यह किस में होता है, जलीय पादपों में होता है, जैसे वेलिनेरिया, हाइड्रेलिया, एलोडीलिया आदि में जलीय परागण जल की सतह पर, जबकि क्या होता है, सीरेटोफिलम जो होता है ये जल के अंदर होता है। कुछ जलीय पादपों में कीट परागण भी होता है, जैसे कमल, कीटों के माध्यम से। तो कीटों के माध्यम से परागण कैसे होता है हम लोग उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं जल परागण। तो जल परागण जो होता है वो जल के माध्यम से, देखो ये अगर ये पूरा पानी है, ठीक है, यहाँ पे एक कुछ पौधा, यहाँ एक पौधा, यहाँ ऐसे ऐसे पौधे हैं, उसमें क्या है, फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर से क्या होगा, देखो जल आता है तो पानी जो होता है वो तो रुका हुआ नहीं होता है, वैसे आसपास ऐसा 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 फैलते रहता है ना। तो क्या होता है, उसके माध्यम से जो परागकण होते हैं वो दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं उनके बहाव के कारण, और क्या होता है, दूसरे पुष्प के मादा जननांग वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल परागण बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद है जंतु परागण। वह परागण जिसमें क्या होता है, परागकण विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इन परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह परागण भी अलग अलग भागों में विभक्त किए गए हैं। तो जंतु मतलब क्या होता है, जो जीव होते हैं जो सांस लेते हैं, हमको पता है कि जंतु वो होते हैं, ठीक है। तो अब जंतु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो सजीव होते हैं, जीवित होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, उसको बोलते हैं जंतु। तो इनमें जो इनके द्वारा, इनके माध्यम से जो होता है परागण, उसको बोलते हैं जंतु परागण। क्लियर। तो इसके भी अनेक प्रकार हैं। पहला होता है कीटों के माध्यम से। कीटों के माध्यम से क्या होता है, जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे एक पुष्प है, ये एक पुष्प है, इसमें पुष्प है, इसमें पुष्प है, इसमें मादा जननांग है, इसमें नर जननांग है। तो क्या करता है, जो कीट होता है वो यहाँ आके बैठेगा, उसके अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन के किस किस कारण होता है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज के द्वारा के माध्यम से अट्रैक्शन होता है, या फिर उसमें खाने का रसीला पदार्थ उपस्थित होता है, या फिर मकरंद जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनके अट्रैक्शन के कारण क्या आते हैं, कुछ कीट जो होते हैं वो यहाँ आके बैठेंगे, किसमें, नर जननांग में, जहाँ पे परागकण उपस्थित है। फिर वहाँ से परागकण को वो अपने पंखों से, अपने मुंह से, या फिर अपने चिपचिपे, जो अगर चिपचिपा परागकण होगा तो वो क्या होगा, उनमें चिपक जाएगा। फिर वो जाकर दूसरे पुष्प में बैठेंगे, उसके वर्तिकाग्र में जाकर उस परागकण को छोड़ देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, कीट परागण बोलेंगे। ठीक है। साल्विया में कीट परागण की क्रिया होती है। साल्विया कैसा पौधा होता है, देखो इस टाइप का पौधा होता है, ये इसका मुंह होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, कीट आता है, यहाँ पे क्या होता है, कीट आता है, फिर इसके अंदर कीट आता है ना, परागकण लेके, फिर ये क्या होता है, फिर इसका जो मुंह होता है वो पूरा पैक हो जाता है। फिर कीट उसका क्या होता है, परागकण को वर्तिकाग्र तक छोड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसका मुंह खुल जाता है उसके बाद क्या होता है, वो कीट बाहर निकल जाता है। तो परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, और क्रिया इसमें कीट साल्विया में कीट परागण की क्रिया पॉसिबल हो जाती है। वैसे ही बरगद, पीपल, अंजीर आदि में भी परागण होते हैं। मंदार में भी परागकण कहते हैं, आर्निथोफिली परागकण। यह परागकण है जो पक्षियों द्वारा होता है, ठीक है। मंदार में भी किस प्रकार का परागकण होता है, कीट परागण की क्रिया पॉसिबल होती है, कीट परागण होता है। उसके बाद है आर्थिनोफिली परागण। वह परागण जो पक्षियों द्वारा होता है, मतलब किसी पर जैसे चिड़िया है, गौरीला है, और बहुत सारे पक्षियाँ होते हैं जो जिनके माध्यम से क्या होता है, परागकण दूसरे पुष्प में पहुँचता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्निथोफिली परागण। वैसे ही होता है चिरेप्टेरीफिली परागण। यह परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ों के माध्यम से। देखना आपके चमगादड़ भी जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, उनके माध्यम से भी जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं, चिरोप्टेरीफिली परागण। क्लियर। उसके बाद है मेल्कोफिली परागण। या किसके द्वारा होता है, घोंघा। आप लोग देखना बरसात में क्या होता है, पौधे होते हैं बहुत सारे, ऐसे जमीन में पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, घोंघा आके चिपक जाता है, वहाँ से लेता है, फिर दूसरा पौधे के पास चला जाता है बेचारा। उसमें क्या होता है कि वो परागण जो होता है, इसमें क्या होता है, देखना इसके माध्यम से चिपका परागण, और दूसरे पौधे पे जाके फिर से चिपक गया, तो दूसरे पौधे के पुष्प में क्या पहुँच गया, वो उसका वर्तिकाग्र में वो परागण को छोड़ देता है। तो इस प्रकार जो घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेल्किलोफिली परागण की क्रिया बोलते हैं। ठीक। पर परागण से लाभ क्या होते हैं, पर परागण की क्रिया से कौन कौन से लाभ होते हैं देखते हैं। इससे नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है। नई जातियों का प्रादुर्भाव क्यों होगा,
समझने की बात है ये। अगर एक पौधा है वहाँ पे जाके परागण होता है, दूसरा पौधा है उसमें जाके क्या होता है वर्तिकाग्र होता है। तो क्या होता है कभी कभी वो सेम जातियों में ना जाकर अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के साथ जाके वो अटैच हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों के माध्यम से होता है, माध्यम के द्वारा होता है परागण की क्रिया। तो उससे क्या होगा नई जातियों का, उन नई जातियों के बीजों का या नई जातियों के पौधों का प्रादुर्भाव होता है। फिर पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो सुंदर, मजबूत एवं स्वस्थ होते हैं, क्योंकि क्या होता है अलग अलग पुष्पों के अलग अलग लक्षण उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए ये क्या होता है वो सुंदर होता है, क्योंकि उसके जो नए पुष्प होने वाले होंगे नए पौधों का प्रादुर्भाव होगा वहाँ से, तो उनके जो पुष्प होंगे वो सुंदर होंगे, मजबूत होंगे एवं स्वस्थ होते हैं। फिर तीसरा है बीज संख्या में अधिक बनते हैं। बीज की संख्या अधिक क्यों होती है? क्योंकि उनको बहुत सारे पौधे बनाने होते हैं। बालियाँ व फल अधिक बनते हैं। विकास एवं अनुकूलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। अनुकूलन क्या होता है? सर्वाइव करने की क्षमता को बोलते हैं अनुकूलन। और विकास क्या होता है? अपने संख्या में, अपनी शारीरिक स्थिति में क्या होना, वृद्धि करना, उसको बोलते हैं विकास। ठीक है, तो ये क्यों होगा? संभावनाएं, क्योंकि अनुकूलताएं बढ़ेंगी तो विकास भी बढ़ेगा, सर्वाइव करने की क्षमता बढ़ेगी तो विकास बढ़ेगा, है ना। अगर वो नष्ट नहीं होगा तब तो विकास कर पाएगा ना। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। लाभ तो पता चल गया, अब देखते हैं कि पर परागण से हानियां भी होती है। तो पर परागण से हानियां कौन कौन सी होती है आप देखिए। पर परागण के लिए पादपों का माध्यम जैसे वायु, जल तथा पौधों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, खुद से तो उड़ के जा नहीं सकता ना, कभी कभी दूर होता है पौधा, कभी कभी पास होता है, आपको तो पता ही है, क्योंकि सारे पौधे पास पास हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ये क्या होता है, इसमें दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें स्वयं से करने की क्षमता नहीं होती। अतः यह परागण निश्चित नहीं होता है कि अब होगा कि कब होगा। अगर माध्यम, अगर हवा चल गया तो हो सकता है कि तभी हो जाए, और अगर जल का भी मिलना और अगर उस माध्यम के थ्रू होता भी रहता है तो वो सही स्थान पर पहुँच रहा है, मतलब सही वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे कि नहीं, ये भी निश्चित नहीं होती है। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही परागण उड़ता है तो वो क्या जरूरी है कि उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचे? नहीं, इसमें बहुत सारे परागकणों की आवश्यकता होती है। जो क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए उसमें से एक दो परागकण ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाते, बच पाते। ठीक है, इस परागण से पौधों की शुद्धता, पूर्णता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे प्रजातियों के पौधों में भी जाकर सम्मिलित हो जाते हैं पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए, जिससे जंतु पर आकर्षित होकर आए और परागण में मदद करे। पौधों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं। अनेक उपाय क्या कि उसके क्या बोलना चाहिए, उसके पुष्प जो बाह्य दल पुंज हो वो सारे चीज़ क्या हो, सुंदर हो। तो उसमें क्या होगा, उसको हम लोग कृत्रिम उपकरणों से, कृत्रिम माध्यमों से क्या करते हैं, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर क्या होता है। स्वपरागण की क्रिया में क्या होता है, यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। पर परागण में अलग अलग जाति के दो पौधे मादा पुष्प के बीच होता है, नर पुष्प और मादा पुष्प के बीच होता है। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी मतलब एक ही पौधे में नर प्रजनांग या मादा प्रजनांग होना आवश्यक है। इसमें क्या होता है, इसके लिए पौधे द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। क्लियर? स्वपरागण के लिए पौधे के पुष्प का आकर्षक और बड़ा सुंदर होना आवश्यक नहीं है, मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, इसमें ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, पर परागण के लिए ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए कम परागणों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पुष्प जो होते हैं वो पास होते हैं। और जो क्या बोलते हैं, द्विलिंगाश्री मतलब एक ही पुष्प में भी दोनों जननांग प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस भी नहीं होता, इसलिए क्या होता है, परागण की आवश्यकता कम होती है। इसके लिए अधिक परागणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुष्प दूर होते हैं और इनको माध्यमों में सर्वाइव करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए इससे बने बीज संख्या में कम होते हैं, हल्के होते हैं और क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्पेस भी तो छोटा होता है ना। इसमें क्या होता है, इससे बने बीज संख्या में अधिक भारी व क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कृत्रिम परागण। स्वपरागण की क्रिया और पर परागण की क्रिया क्या होती है, वातावरण के माध्यम से या फिर क्या बोलना चाहिए, बिना मानव हस्तक्षेप के माध्यम से पॉसिबल होती है। ठीक है, ये उनका नेचर होता है, ये उनका जीवन होता है कि वो खुद से वैसा हो जाता है, मतलब नेचर होता है, प्राकृतिक देन बोल सकते हैं इसको। लेकिन आजकल क्या करते हैं मानव लोग, मनुष्य लोग या हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से पौधे में अपने हिसाब से पौधे को बनाने के लिए उसमें कुछ क्रिया करते हैं। इच्छानुसार पादपों को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचाते हैं। निश्चित वर्तिकाग्र तक निश्चित परागकणों को पहुँचाना क्या कहलाता है, कृत्रिम परागण कहलाता है। क्लियर?
ये हो गया, 3 चीज़ें पढ़े हम लोग, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। क्लियर। उसके बाद देखते हैं परागकण स्त्रीकेशन अंतरक्रिया अथवा स्व अनिषेक जन्यता या स्व अनिषेच्यता। अभी तक क्या हुआ, वर्तिकाग्र तक जो परागकण था वो वर्तिकाग्र तक पहुंचा है, निषेचन की क्रिया अभी निषेचन की क्रिया अभी नहीं हुई है। ये क्रिया कब होगी, आगे होगी। तो अब देखते हैं परागकण और स्त्रीकेशन में अंतर क्रिया कैसी होती है। मतलब परागकण कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, अब उनमें और स्त्रीकेशन में मतलब जो अंड होता है उसमें क्रिया कैसी होगी, इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो परागकण स्त्रीकेशन का अंतर क्रिया का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जो पौधे के वर्तिकाग्र होता है उसमें परागकण जो होता है वो क्या होता है, अगर सेम प्रजाति का होता है तो अनुकरण संभव होता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं कि अगर विशिष्ट परागकण को ही अनुकरण करने देता है तथा शेष नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, देखो परपरागण की क्रिया में क्या होती है, सभी परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते या फिर सेम प्रजाति में नहीं पहुंच पाते। तो सेम प्रजाति का नहीं होता है तो अनुकूरण संभव होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं कि परागकणों को अनुकूरण करने देता है तथा शेष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। जो सेम अच्छे वर्तिका मतलब जो पर्टिकुलर वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच जाता वो परागकण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो किसी विशिष्ट परागकण के प्रति ही अनुराग रखना निषेक जन्यता है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई वर्तिकाग्र है, अगर वो पर्टिकुलर एक ही परागकण को या फिर अपने ही प्रजाति के परागकणों को अपने अंदर आने की अनुमति देता है, उसको क्या बोलते हैं, निषेक जन्यता बोलते हैं। क्लियर। तथा परागण की क्रिया होने के बाद भी किसी अन्य कारकों के कारण निषेचन की क्रिया प्रतिपादित नहीं हो पाती, मतलब संपादित नहीं हो पाती, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक जन्यता। 2 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या चीज़ होता है, पहला चीज़ ये बोलता है कि अगर कोई विशिष्ट वर्तिकाग्र होता है वो परागकण को आने देता है और उसमें निषेचन की क्रिया होती है, वो विशिष्ट परागकण के लिए ही होता है, उसको बोलते हैं निषेक जन्यता। फिर दूसरा चीज़ ये बोलता है कि इफ़ अगर ये कंडीशन होता है कि अगर वर्तिकाग्र तक जो परागकण होते हैं वो आ जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, वर्तिकाग्र में आ गया है ना, उसके ऊपर आ गया और अंदर घुस भी गया, लेकिन वर्तिकाग्र में अंदर घुसने के बाद भी किन्हीं कारणों से वो क्या होता है, उसमें निषेचन की क्रिया जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जो प्रोसेस होता है वो आधे में किसी ना किसी कारण से रुक जाता है या फिर बंद हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक जन्यता कहते हैं। क्लियर। अनिषेक जन्यता को समाप्त करने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी, अनिषेक जन्यता होगा तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, बीज का निर्माण नहीं होगा और पौधा का निर्माण नहीं होगा। तो इनको समाप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं का हम लोग प्रक्रियाएं अपना सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्या होता है, मिश्रित प्रकार के परागकणों को परागित कर। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परागकणों को अगर हम लोग उस वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई एक तो परागकण जो होगा वो निषेचन की क्रिया को पूरा कंप्लीट करेगा, इसलिए क्या कहते हैं, मिश्रित प्रकार के परागकणों द्वारा परागित करके। कलिका की अवस्था में ही परागण कराना। कलिका जो होता है, कलिका किसको बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल भाषा में आप लोग अगर पढ़ते हो तो हम लोग नॉर्मल जनरली घर में क्या बोलते हैं, कली हुआ है, कली। पुष्प के पहले क्या होता है, कली है, कली जो होता है वो पुष्प बनता है जो बंद आकार का। तो उसी टाइम पे क्या करना, उसी अवस्था में ही परागण की क्रिया करवा देने से क्या होगा, वो अगर ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता क्रिया, तो क्या होगा, कलिका की अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, परागण करके अनिषेक जन्यता को रोक सकते हैं। वर्तिकाग्र को काटकर वर्तिका पर परागकण छिड़क कर। तो देखो वर्तिका क्या होता है और वर्तिकाग्र क्या होता है हम लोग को पता है, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र और इसको बोलते हैं वर्तिका। ये मादा जननांग है, ये हो गया आपका वर्तिका और ये हो गया वर्तिकाग्र। तो अगर परागकण आएगा तो यहाँ तक आते तो यहाँ पे पहुँचते तक देरी लग जाता है। तो तीसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि वर्तिकाग्र को अगर हम लोग काट देते हैं, इसको हम लोग अलग कर देते हैं, तो ये क्या बचा, ये बचा, है ना, आपका क्या बचा, ये बचा सिर्फ। तो इसको इसमें डायरेक्ट हम लोग परागकण को छिड़केंगे तो क्या होगा, जल्दी निषेचन की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा, अनिषेक जन्यता जो होगा वो रुक जाएगा। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका दोनों पर परागकण छिड़क कर, दोनों में अलग अलग परागकण छिड़केंगे तो क्या होगा,
उससे भी जल्दी होगा। अनिषेक जन्यता रुकेगा। टिट्रॉन X100 या हेक्सेन जैसे रसायनों को वर्तिका आग्रह पर उपचारित कर, अगर किसी कारणवश क्या होता है जो निषेचन की क्रिया पॉसिबल नहीं होती रहती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रसायन जैसे नाइट्रॉन 100 या फिर हेक्सेन जो रसायन होते हैं उनका छिड़काव कर देंगे, तो वो क्या होगा, जो निषेचन की क्रिया होगा उसको कंप्लीट करने देगा। गामा विकिरणों उपचार द्वारा इसका ट्रीटमेंट ये है कि गामा उपचार, जो गामा किरण होते हैं ना, उसको अगर उसको हम लोग देंगे, किसको देंगे, जो पुष्प का जो मादा जननांग होगा उसको, तो अनिषेक जन्यता नहीं होगा। फिर 50 से 52 सेल्सियस तापमान पर वर्तिकाग्र को उपचार करते तब भी, और परागण तथा अंड कोशिका के जीव द्रव्य संकरण द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है, तो जीव द्रव्य में क्या होगा, कोशिका का संकरण, अगर उन दोनों में क्या होगा, परागण और अंड कोशिका में जीव द्रव्य संकरण हो तो अनिषेक जन्यता नहीं होती है। स्व अनिषेक जन्यता का महत्व, स्व अनिषेक जन्यता में क्या होगा, स्व अनिषेक जन्यता से महत्व नहीं बोलना चाहिए उसको, स्व अनिषेक जन्यता से प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होती है तो नए जो डिसीज़ वाले या फिर अलग अलग विभिन्न प्रजाति के जो पौधे होंगे वो प्राप्त नहीं होंगे। अब देखते हैं इन सब में, अगर देखो परागकण कहाँ पहुँच गया, अब तक आपका हम लोग एक प्रोसेस पढ़े ना, तो प्रोसेस में क्या हुआ, परागकण जो है वो क्या हो गया, एक स्थिति में पहुंच गया, कहाँ पे, मादा जननांग के पास, ठीक है, वर्तिकाग्र से प्रवेश किया, मादा जननांग के पास पहुंच गया। अब दोनों में संलयन की क्रिया कैसे होती है उसको क्या बोलते हैं, निषेचन, आप उसका अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। परागकण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकणों का अंकुरण जो होता है वो जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुँचता है, ये नलिका से पहुँचता है, यहाँ इसको बोलते हैं, किसके माध्यम से पहुंचा, नर युग्मक नलिका के माध्यम से कहाँ पहुंचा, मादा युग्मक तक पहुंच गया, मादा जन्यु तक पहुंच गया। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयन मतलब होना, एक साथ जुड़ जाना, उसको क्या हो जाते हैं, बनाते हैं, संलयित होकर युग्मज बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, युग्मज, नर युग्मज कहते हैं, ठीक है, या फिर निषेचन कहते हैं। ये क्या होगा, निषेचन कहते हैं। संलयन होने की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, निषेचन की क्रिया बोलते हैं। निषेचन के चरण, निषेचन भी कैसे कैसे चरणों से होकर होता है देखते हैं। परागकणों का अंकुरण, परागकणों के उपयुक्त पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने के पश्चात जो अंकुरण होता है, जिसमें कुछ मिनटों से लेकर 2 दिन तक का समय लगता है, अंकुरण की अवस्था में संलयित होता है। संलयित होने के बाद क्या होगा, उन दोनों में जुड़ाव होगा और उसमें क्या होगा, उनसे क्या होते हैं, वो दोनों संलयित हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, जो नलिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, उसको नलिका भी बोल सकते हैं, उससे क्या करता है वो, अब दोनों संलयित होता है तो दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है अपने आकार में, अब अपने आप में विकास करने के लिए, तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है। किसका आकार बढ़ता है, परागकणों का आकार बढ़ता है। तत्पश्चात परागकण की भीतरी पतली दीवार जो होती है वह अंकुरण छिद्र से परागकण की बाहर दीवार में क्या हो जाता है, पाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है पराग नलिका का पथ, पराग नलिका जो होता है उस, ये परागकण है, इसमें नलिका होता है, ठीक है। तो जिन पुष्पकों में वर्तिका नहीं पाई जाती है, वर्तिका, उसमें क्या होता है, पराग नलिका का पथ अत्यंत छोटा होता है, क्योंकि उसको जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पुष्पों की वर्तिका आधारभूत रूप में 2 प्रकार की हो सकती है, ठोस और खोखली। तीसरा, भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश, भ्रूण कोश जो होता है, ये जो गोल वाला आकार नीचे का होता है, उसमें क्या होता है, पराग नलिका प्रवेश करता है। तो पराग नलिका का अंतिम सिरा सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होकर सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। अंतिम सिरा जो होता है वो क्या होता है, भेदता है अंड के कोशिका के बीच को और वहाँ से घुसता है, जिसमें अंड, जिससे क्या हो जाता है, वो छिद्र कर देता है, जिससे वो अंड उपकरण में क्या करता है, प्रवेश करता है। सामान्यतः इस क्रिया में एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, मतलब जो ऊपर का सहायक कोशिका होता है, एपिडर्मिस जिसको बोल सकते हैं, वो लेयर जो होता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको छेदने में फोर्स लगता है, ठीक है। फिर जो दूसरी सहायक कोशिका रहती है वो यथावत ऐसे ही बनी रहती है। उसके बाद है नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। अब ये क्या है, ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, कौन सा, परागकण। तो ये क्या होता है, अब ने प्रवेश तो कर लिया भ्रूण कोश में, इसके पश्चात क्या होता है, नर युग्मकों का विसर्जन निम्न में से किसी एक विधि के द्वारा होता है। अलग अलग विधियां होती है जिसमें से किसी एक विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पराग नली के अग्रभाग पर 2 छिद्र बन जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक छिद्र से एक नर युग्मक स्वतंत्र हो जाता है। मान के चलो ये पराग कोशिका है, परागकण है ना, इसमें क्या होगा, यहाँ 2 छिद्र हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, परागकण होगा, जिसमें से एक छिद्र में से परागकण जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, कभी कभी परागकली का अग्रभाग जो होता है वो प्रस्फुटित हो जाता है, जिसके कारण दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर
ही स्वतंत्र हो जाते हैं। मान के चलो ये क्या हो गया, ये भ्रूण कोश है, यहाँ पे आया और ये क्या बोलते हैं यहाँ आ गया और यहाँ 2 छिद्र हो गए, तो जिससे क्या कर परागकण डायरेक्ट भ्रूण कोश के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं, कुछ पौधों में पराग नली का अग्रभाग 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये तो पहला हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया कि यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे क्या होगा, अभिमुख से दोनों के अभिमुख में क्या होगा, जिसका अंड की ओर दूसरी शाखा द्वितीय केंद्र की ओर अभिमुक्त होती है। इसके पश्चात शाखा का अग्रभाग प्रतिस्फुटित हो जाता है। इसमें से क्या होगा, दोनों भाग अग्रभाग जो होगा वो प्रतिस्फुटित हो जाएगा तथा नर युग्मक जो होगा वो भ्रूण कोश के अंदर ही स्वतंत्र हो जाता है। तो 3 विधि है कि कैसे जाता है परागकण भ्रूण कोश के अंदर। उसके बाद देखते हैं नर एवं मादा युग्मकों का सायुज्यन। अब तो परागकण कहाँ पहुँच गया, भ्रूण कोश के अंदर पहुँच गया, ठीक है। तो भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के पश्चात दोनों नर युग्मकों में से जो एक नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से क्या कर लेता है, संयुजन जुड़ जाता है और एक जायगोट बना लेता है। मतलब एक एन जो है वो क्या हो गया, अंड कोशिका हो गया, फिर उससे जुड़ गया एक एन, तो क्या हो गया 2n, एक जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये द्विगुणित होता है, बोल रहा है द्विगुणित मतलब हो गया आपका 2n, n और n मिलने से 2n हो जाता है। इस क्रिया को सत्य निषेचन या सिनगेमी कहते हैं। इस प्रकार जो नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संयोजन होने के पश्चात जो द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं जायगोट और उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन, सत्य निषेचन या फिर सिनगेमी कहते हैं। अब देखते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन की क्रिया क्या होता है, द्विनिषेचन की क्रिया के अनुसार ये होता है कि एक अंड नहीं होता है, 2 परागकणों की कोशिकाओं द्वारा क्या होगा, निषेचन की क्रिया जो होती है वो संभव होती है, उसको बोलते हैं द्विनिषेचन। नाम से ही स्पष्ट है कि 2 चीज, द्वि मतलब होता है 2 और निषेचन मतलब होता है गैमेट्स का जुड़ना। किसका, अंड कोशिका का परागकण मतलब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ संयोजन होना क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो द्विनिषेचन क्या होगा, 2 चीज़ों के द्वारा 2 मेल गैमेट्स का एक फीमेल गैमेट्स के द्वारा संयोजन होना द्विनिषेचन की क्रिया कहलाती है। इसमें देखते हैं वैज्ञानिक मतानुसार जैवक्षम बीजों के बनने के लिए द्विनिषेचन आवश्यक होता है और यह आवृत्त बीजियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। आवृत्त बीजी मतलब क्या होता है, जिसका बीज ढका हुआ होता है, आवृत्त बीजी पौधे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बीज के अनुसार बीजों का बनने के लिए ये आवश्यक होता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप त्रिसंयोग होता है और पोषक भ्रूण कोश का विकास संभव होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस क्रिया के फलस्वरूप ध्रुवीय केंद्रों को उद्दीपन प्राप्त होता है, जिससे वे पोषक उत्तकों का निर्माण करते हैं, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया अगर को हम लोग समझते हैं तो क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। देखो ये है आपका फीमेल गैमेट, ओके, ये है आपका मेल गैमेट मादा, ये होगी मादा और ये हो गया आपका नर गैमेट, ठीक। पहले इन दोनों में संयोजन होगा, क्या बनेगा 2n बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया एक मेल गैमेट, इन दोनों में फिर से संयोजन होता है तो फिर बनता है द्विजन्माण। क्लियर, इसको बोलते हैं द्विनिषेचन की क्रिया। समझ में आ गया। अगर हम लोग रेखीय रूप में देखते हैं तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसके क्या होता है, केंद्रक जो संयोजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बने उत्तकों में जो जनक लक्षण पाए जाते हैं तथा यह विकसित भ्रूण को क्या होता है, अच्छा पोषण प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें भ्रूण पोष में क्या हो जाता है, कोशिकाओं की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। फिर चौथा बोला कि आवृत्त बीजियों में भ्रूण कोश का निर्माण जो होता है वो भ्रूण को अच्छा पोषण का निर्माण रुक जाता है। भ्रूण पोष का निर्माण क्यों होगा, भ्रूण के ऊपर जो होता है वो भ्रूण कहाँ होता है, भ्रूण पोष के अंदर होता है, तो भ्रूण पोष का निर्माण होता है, जिससे पोषक का निर्माण रुक जाता है। ब्रिंक एवं कूपर के अनुसार, ब्रिंक और कूपर क्या थे, 2 वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जो भ्रूण पोष में मातृ एवं पितृ दोनों जो होते हैं वो गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो अतः इनके संकर ओज में वृद्धि होती है। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं, तो क्या होगा, इसमें गुणसूत्र अलग अलग होगा। मेल गैमेट्स में अलग गुणसूत्र होगा, फीमेल गैमेट्स में अलग गुणसूत्र होगा। तो जब दोनों में संयोजन होगा तो फिर तीसरा एक जनरेशन हो गया, फिर दूसरे जनरेशन में क्या होता है कि फिर से दूसरा मेल गैमेट आ जाता है उस जायगोट में, उस गैमेट में मिलने के लिए। तो क्या होता है, इसमें संकर ओज में वृद्धि होती है।